नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन आप सबों का ढेर सारा अभिनंदन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सेक्शन, स्पेशली केंद्र न्यायपालिका के बारे में। देखिए, केंद्र न्यायपालिका के बारे में आपको समझना है। सबसे पहले आपको कुछ प्रमुख आर्टिकल्स हैव टू बी रिमेंबर, आपको याद कर लेना अच्छा से। आर्टिकल नंबर 124 124, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसके गठन के बारे में बताया गया है। तो क्या है ये, सबसे पहले इसके बारे में जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अर्थात सीजीआई का कार्यालय सूचना के अधिकार अधिनियम, जी हाँ, आरटीआई एक्ट जो 2005 के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायालय है, उसका जो मुख्य न्यायाधीश है, उसके कार्यालय से जुड़ी जितनी सूचनाएं हैं, कुछ को अगर अपवाद मान लिया जाए तो आप उसके साथ अर्थात उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आरटीआई कर सकते हैं। जी हाँ, आप चाहें तो आरटीआई कर सकते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। तो आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का जो अधिकार हुआ है वो पार्लियामेंट के पास है। ओके, और मंत्रिमंडल ने भारत के जो मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के न्यायाधीशों की संख्या में 10% से वृद्धि कर, जिसको अब पता है आपको, वर्तमान में 34 कर दिया है। तो आर्टिकल नंबर 124 सब क्लोज 1 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा निर्धारित होती है। तो ध्यान रहे, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति जो है वो संसद के द्वारा बनाए गए कानून से निर्धारित होती है, ना कि भारत सरकार के द्वारा। तो इस पर पार्लियामेंट का अधिकार है, ठीक है, राष्ट्रपति का नहीं। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है वो है आर्टिकल नंबर 129। इसमें सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है, अर्थात न्यायालय के पास स्वयं की अवमानना के दंड देने की शक्ति भी है। ये दो अलग अलग बातें हैं कि सुप्रीम कोर्ट चूँकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा भी दे सकता है, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितने भी जो जजमेंट पास किए जाते हैं, जो न्याय अर्थात निर्णय सुनाया जाता है, वो एक अभिलेख के रूप में मतलब एक सुरक्षित रहता है। संदर्भ क्या है, देखिए संदर्भ क्या है, ये जरूरी यही जानना कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रेनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों को उसके आदेश का उल्लंघन करने के लिए अवमानना का दोषी ठहराया है। हालांकि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या अव्यक्ति अदालत की जो अवमानना है, उसको संविधान के द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। ध्यान रहे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देयर इज नो डेफिनेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। अगला अनुच्छेद 131, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आर्टिकल नंबर 131। इसमें क्या है, मूल अधिकार का जो क्षेत्र है, मतलब सीधी सी बात है, एक ऐसा कोई भी निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई नहीं कर सकता, एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन जिसको कहते हैं, वो है आर्टिकल नंबर 131। तो इसमें स्वाभाविक है, आपको पता होगा केरल ने क्या किया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA को चुनौती देते समय सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है, और यह मुकदमा जो है वो संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर किया गया है। तो क्या कोई स्टेट जो है 131 के तहत केंद्र के खिलाफ जा सकता है? तो वही मामला है 131 में। सीधी सी बात है कि 131 में का मतलब होता है कि वैसे सभी मामले जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है। उसमें कुछ ऐसे मामले हैं जैसे कि केंद्र और राज्य के बीच, राज्य और राज्य के बीच, या कि एक तरफ केंद्र एक तरफ राज्य, ठीक है, के बीच अगर कोई कानूनी मामला, कोई कानूनी दावपेच जो कानून की परिभा मतलब एक तरह से जानकारी चाहता है, उस पर 131 का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 136, जिसमें कि आपको स्पेशल लीव पिटीशन SLP, जी हाँ, SLP का जिक्र किया गया है 131 में। क्या है इसमें, हाल ही में नागरिक का निजी संपत्ति रखने का जो अधिकार है, निजी संपत्ति रखने का अधिकार एक मानव अधिकार है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश देने के लिए अपने असाधारण क्षेत्र का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 137। आर्टिकल नंबर 137 जो है
वो कहता क्या है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय और आदेशों की समीक्षा की जाएगी। इसमें क्या है कि निर्भया कांड के जो दोषी ने दया याचिका और समीक्षा याचिका, ठीक है, दया याचिका और समीक्षा याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दिया था, उसको खारिज कर दिया गया है। तो इसी के संदर्भ में और भी है बातें 137 का हवाला देते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला के फैसले की समीक्षा करने के लिए अपनी हामी भर दी है। संविधान का 137 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय अपने किसी भी निर्णय या आदेश की समीक्षा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और यहाँ तक कि हाई कोर्ट भी अपने दिए गए मामलों की जांच या फिर उस पर पुनर्विचार करने का अधिकार रखता है। आर्टिकल नंबर 141 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए जाते हैं, जो घोषणा की जाती है, वो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। इट्स ए मैंडेटरी, इट्स ए कंपल्सरी। ओके, आप इससे बच नहीं सकते हैं। तो इसके संदर्भ में एक जजमेंट है PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस द्वारा 99 मुठभेड़ों में जो हत्या थी उसकी वास्तविकता पर सवाल उठाया था। तो उस पर विचार किया। तब सुप्रीम कोर्ट ने 141 के हवाले पुलिस मुठभेड़ों के दौरान मौतों के मामलों में प्रभावी और स्वतंत्र जांच के लिए अपनी हामी, अपनी मानक प्रक्रिया 16 सूत्री दिशा निर्देश जारी किया गया है। अब आते हैं 142 जो बहुत चर्चा में है। आर्टिकल नंबर 142 142 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की डिक्री और आदेश का इन्फोर्समेंट यानी लागू करना और खोज आदि के बारे में। इसमें इसके संदर्भ में क्या जानकारी है कि अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के एक मंत्री को हटाने के लिए संविधान के 142 का इस्तेमाल कर लिया, अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया, जो कि बहुत ही रेयरेस्ट होता है। जो मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर था? तो ये 23 जनवरी 2020 को आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने 4 सप्ताह की जो निर्धारित समय अवधि के भीतर कोई अगर निर्णय लेने में विफल रहा तो अध्यक्ष अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो लास्ट में मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को ऐसा करना पड़ा। बात करें संविधान के अनुच्छेद 212 अदालतों की विधायिकाओं की कार्रवाई की जांच करने से रोकता है। खुद संविधान ये कहता है कि अदालतों को जो है ना विधायिकाओं की कार्यवाहियों की जांच नहीं करना चाहिए। इस तथ्य से एक मौका मिलता है। प्रेरित होकर कई मौके पर अध्यक्ष के आचरण पर सवाल उठाया गया और अदालत ने कहा कि संविधान का आर्टिकल 142 के तहत अदालत असाधारण शक्ति को लागू करने के लिए विवश किया गया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपना बचाव करते हुए कह दिया कि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल जनरली नहीं होता है, लेकिन अगर होता है तो ये कहीं ना कहीं विधायिका और कार्यपालिका के मतलब किए गए कृत्यों का एक तरह से परिणाम है। विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति सुस्त दिखती है तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़कर आर्टिकल 142 का प्रयोग करना पड़ रहा है। ओके, अब बात करेंगे हम लोग भाग 6 यानी राज्यों के बारे में। सबसे पहले बात होगी कार्यकारी अधिकारी की। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 161 जिसमें क्षमा आदि प्रदान करने के संबंध में कुछ मामलों को सज़ा को निलंबित करने, उसको हटाने या कम करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल को दी गई है। इसी के रिस्पेक्ट में आर्टिकल 72 क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिए। हुआ क्या कि तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले के जो गांव में 1997 में जो 6 दलितों की हत्या हुई थी उसमें 13 को आजीवन कारावास दिया गया था। लेकिन 161 के तहत जो कार्यकारी क्षमता जो प्रदान किया गया है राज्यपाल को, उसमें क्या हुआ कि मद्रास हाई कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने इस मुद्दे पर विस्तार करने, उस पर अध्ययन करने पर सहमति व्यक्त की है कि क्या 161 का जो प्रयोग किया गया है राज्यपाल के द्वारा क्षमादान का, क्या ये एक तरह से कार्यकारी मामलों पर और एक तरह से न्यायपालिका के जो मामले हैं उस पर दोनों के बीच में टकराव उत्पन्न नहीं हो रहा है कि अगर हाई कोर्ट का जो जजमेंट था किसी व्यक्ति को सज़ा दे दिया गया है उसके बाद
आर्टिकल 161 का प्रयोग जो राज्यपाल के द्वारा क्षमादान की लिए किया जाता है, कहाँ एक दूसरे पे फिट बैठता है। आर्टिकल 162 राज्यपाल जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार के बारे में चर्चा किया गया है कि आर्टिकल 162 क्या कहता है। तो राज्य की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार आर्टिकल 163 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। हालांकि आपको पता होगा कि अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के राज्य विधान परिषद में नामांकन के संदर्भ में 162 और 163 बहुत चर्चा में था। तो 163 को अच्छा से समझ जाइए। 163 क्या कहता है कि राज्यपाल को सभी स्थितियों में मंत्रिपरिषद की सिफारिशों का पालन करना चाहिए, सिवाय इसके कि वह इस संविधान के तहत या उसके तहत अपने कार्यों या उनमें से किसी को भी अपने विवेक के प्रयोग करने के लिए आवश्यक है। अगर बात करें 163 को संक्षेप में, तो ये राज्यपाल की विवेकाधिकार की जो शक्तियां हैं उस पर एक तरह से विचार करता है। लेकिन आपको पता होगा कि राज्यपाल केवल कार्यकारी मामलों में ही मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, जैसा कि 162 में परिभाषित किया गया है, जिसके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। चूँकि सदस्यों का नामांकन है, कार्यकारी शक्ति नहीं है। जब कार्यकारी शक्ति नहीं है तो स्वाभाविक है राज्यपाल इस पर बाध्य नहीं है, तो राज्यपाल अपने विवेक से काम कर सकता है। आर्टिकल 164 जिसमें मंत्रियों के बारे में बताया गया है कुछ और बातें कि जब कोई नई सरकार बनती है तो शपथ ग्रहण समारोह में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ संविधान में उल्लिखित नामों के अलावा अन्य नामों का आह्वान करना शपथ में बदलाव किया गया। तो क्या ये शपथ ग्रहण में जो शब्द होते हैं उसमें बदलाव करने का अधिकार मंत्रियों या फिर विधायिकाओं को दिया गया है। तो 164 में कहा गया है कि किसी मंत्री के अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, ध्यान रहे, किसी भी मंत्री को अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले राज्यपाल से तीसरी अनुसूची, ध्यान रहे तीसरी अनुसूची के तहत जो कुछ लिखा होता है और जो उसको ठीक से पढ़ना होता है उसी के अनुसार उसको गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अब बात करेंगे 169 की, ये भी बहुत चर्चा में था। राज्य विधान परिषदों का गठन, उसका उन्मूलन, उसका सृजन। 169 प्रसंग ये है कि आंध्र प्रदेश विधानसभा ने राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। ओडिशा सरकार विधान परिषद या विधायिका के जो दूसरे सदन है उसके निर्माण के लिए ओडिशा विधानसभा ने एक विधायक पेश करने की योजना बना रहा है। तो 169 के बारे में सीधी सी बात है कि विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद हो या ना हो, उनमें आर्टिकल 169 का प्रयोग किया जाता है। बात करें आर्टिकल 174 की, तो 174 राज्य विधानमंडल के सत्र अवसान और विघटन की चर्चा करता है। 3 चीज़, सत्र अवसान और विघटन। संदर्भ ये है कि जो विभिन्न राजनीतिक दलों ने कोविड महामारी के दौरान बीच में क्या हुआ, बिहार का चुनाव करवाने पर अपनी चिंता व्यक्त कर दी है, क्योंकि इसे स्थगित करने के लिए कहा गया है। 6 महीने सदन या विधानसभा के 2 सत्रों के बीच आर्टिकल 85(1) और 174(1) के बीच जो संवैधानिक रूप से जिसको परिभाषित सीमा कहा गया है, मतलब सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि आर्टिकल 85 और आर्टिकल 174 ये कहता है कि संवैधानिक दृष्टिकोण से 6 महीने के भीतर 2 सत्रों के बीच अंतराल नहीं होना चाहिए, मतलब 6 महीना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अंतराल हो गया तो इस पर चुनाव करवाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उसके बाद 190 की बात करें, अनुच्छेद 190 जिसमें स्थानों का अवकाश क्या है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा के तत्कालीन जो अध्यक्ष हैं रमेश कुमार, उनके द्वारा 10वीं अनुसूची जिसको हम लोग दल बदल विरोधी कानून कहते हैं, उसके तहत 17 जो असंतुष्ट विधायकों की अयोग्यता को बरकरार रखा है। संविधान के 190 में मतलब अध्यक्ष को इस्तीफे को स्वीकार करने, देखिए 190 क्या कहता है कि अध्यक्ष को इस्तीफे को स्वीकार करने से पहले स्वैच्छिक और वास्तविक प्रकृति का पता लगाना जरूरी है, अनिवार्य है। अध्यक्ष का ये कर्तव्य बनता है, मतलब उस पर एक दायित्व तो है आर्टिकल 190 कि जो भी सदस्य जो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं तो क्या वो पद स्वैच्छिक था
या उस पर किसी को दबाव दे के उसको हटाया जा रहा है, तो इस पर पूरी तरह से जांच हो जानी चाहिए, यही है। बात करें आर्टिकल नंबर 124 की, 114 की, तो प्रत्येक राज्यों के लिए जो हाई कोर्ट होता है उसके बारे में 124 नहीं बल्कि 214 में जिक्र किया गया है। देखिए 1 जनवरी तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालयों के विभाजन को अधिसूचित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। उसके बाद राष्ट्रपति ने आम हैदराबाद उच्च न्यायालय को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलग अलग हाई कोर्ट में मतलब बदलने का आदेश दे दिया है। तो दोनों जो है वो 1 जनवरी 2019 से अलग अलग काम करना शुरू किया जा चुका है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में तेलंगाना में भी है और हैदराबाद में भी है। उसके बाद बात करें आर्टिकल 223 की, तो कार्यवाहक का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, देखिए होता क्या है कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट में अनुच्छेद 223 के तहत एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में केंद्र के कॉलेजियम के द्वारा सिफारिश को अनदेखा कर दिया गया। तो केंद्र ने कॉलेजियम की सिफारिश को अनदेखा किया, जिसके कारण आर्टिकल 223 चर्चा में है। आर्टिकल 223 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है, तो ध्यान रहे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अब आते हैं भाग 8 में, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, जिसको हम लोग यूनियन टेरिटोरीज कहते हैं। अनुच्छेद 239 कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद या फिर दोनों का निर्माण केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वो 239 में है। क्योंकि संदर्भ ये है कि 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया, तो 239 में यह प्रावधान किया गया है कि पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होगा और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होगा ये 239 जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम है। तो 239 का डबल ए यानी डबल कॉ दिल्ली के संबंध में विशेष स्पेशल जो प्रोविजंस है उसकी बात करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेवाओं के नियंत्रण पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की शक्तियों के बीच जो विभाजन को लेकर हमेशा टकराव रहता है उसको मतलब ठीक से फैसला करने का और विभाजित करने का फैसला दिया गया है, जिसमें अधिकारियों के स्थानांतरण जैसे मुद्दे को शामिल किया गया है और मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया है। 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। ध्यान रहे संघ क्षेत्रों के लिए आर्टिकल 240 में जो रेगुलेशन बनाने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है, पार्लियामेंट के पास नहीं, ठीक है। कहता क्या है कि संविधान का जो अनुच्छेद 240 है 240 केंद्र मंत्रिमंडल ने दमन और दीव सिविल कोड संशोधन विनियमन अधिनियम 2019 और दादरा और नगर हवेली अधिनियम जो संशोधन किया गया उसकी घोषणा को मंजूरी दे दी है। अब बात करेंगे भाग 9 की, पंचायतों के बारे में। जी हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। VVI 243 का क ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पंचायती राज मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को चिन्हित करने के लिए 8 मार्च 2020 को सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा और महिला सभा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। भारत में लगभग आपको पता होगा 30.41 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 13.74 लाख यानी 45.2% निर्वाचित महिलाएं हैं और उनमें से कुछ सामाजिक रूप से वंचित समूह से भी है, जो एक तरह से कहीं ना कहीं एक तरह से महिला सशक्तिकरण को दिखा रहा है। तो 243 का क जो है यानी के पंचायतों के चुनाव से जुड़ा हुआ है कि पंचायत का चुनाव कैसे होगा। तो अभी हर जगह पंचायत चुनाव का बात हो रहा है। तो आंध्र प्रदेश पंचायत राज दूसरा संशोधन अधिनियम 2020 ने राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया था, जो बहुत ही हो हल्ला हुआ। इस तरह राज्य चुनाव आयुक्त को हटा दिया गया था। तो क्या राज्य चुनाव आयुक्त को हटाने का अधिकार ये एक तरह से सेंसिटिव मामला था और इस पर विचार करना था, इसी को लेकर चर्चा में था ये पंचायत। उसके बाद बात करेंगे नगर पालिकाओं की। तो नगर पालिकाओं का जो जिक्र है वो आपको याद रखना होगा, भाग 9A में है और 243वां में एक वित्त आयोग की बात की गई है। वित्त आयोग के संदर्भ में आपको बता देते हैं कि NK सिंह के द्वारा 15 वित्त आयोग ने चिंता व्यक्त की है क्योंकि राज्य हर 5 साल में अपने राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं कर पा रहा है और जो 73 संविधान संशोधन में अनिवार्य है। तो ध्यान रहे कि वित्त आयोग का गठन करना, राज्य वित्त आयोग का गठन करना
73वें संविधान में कुछ विषय हैं जिसमें अनिवार्यता की बात की गई है, वो अनिवार्य इसमें बताया गया, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ खास प्रकार के संवैधानिक संशोधन की। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।